बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 की तीसरी वीडियो बनने जा रही है। ठीक है, पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए। और आज किस टॉपिक पर वीडियो बनने जा रही है पहले ही बता दूं आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वर्क के साथ क्या ताल्लुक़ है इसको देखेंगे। और इन द लास्ट डेरिवेशन होगी। डेरिवेशन किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यही फॉर्मूला है ना, हाफ mv²। इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को कि हम क्या करने जा रहे हैं इस पूरी वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता लगे कि इसमें क्या क्या है। बहरहाल तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। एनर्जी, आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ ना एनर्जी, इसके ऊपर मैं अगर घंटों बोलता रहूँ तो वो भी कम है। एनर्जी क्या है, इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं आपने भी शायद, कैपेबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, ये डेफिनेशन। कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको हम कहते हैं काम करने की सलाहियत। काम करने की सलाहियत, ये एक डेफिनेशन है जो कि आपको बहुत जगहों पे नज़र आएगी। बचपन से ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यार ये कोई डेफिनेशन बनती है, काम करने की सलाहियत। अगर मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोलता हूँ आपसे, आप बोलते हैं केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, ये क्या डेफिनेशन है? थोड़ा सा समझें इस बात को। आप रटने नहीं आए, आप समझने आए। थोड़ा सा समझें इस बात को। MCQs आपके आ रहे हैं, आपका 50% पेपर जो है वो MCQs बेस्ड है। इस दफ़ा पता होना चाहिए। याद करने से, डेरिवेशन सॉल्व करने से मसले हल नहीं होंगे, समझने से मसले हल होंगे, वरना तबाही कर देंगे आप अपने एग्ज़ाम की, अपने पेपर की। ध्यान लगाइए ज़रा क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, चीज़ तो कहना इसको मुनासिब नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी यूनिवर्स में मौजूद है। यूनिवर्स बोलें तो पूरी कायनात, पूरी कायनात में मौजूद, एवरीवेयर, हर जगह। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बड़ा कह रहा हूँ ना, बहुत शॉर्ट करके बताऊँगा। यूनिवर्स में क्या क्या है, पूरी यूनिवर्स। ये यूनिवर्स है, अगर सपोज कर लें, क्या है इस यूनिवर्स के अंदर? सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, और बस यही सब कुछ है। आप आसमान पे देखें, आपको चांद नज़र आता है, सूरज नज़र आता है, और उसके बाद बस ये आपकी हदें हैं। आपको सितारे नज़र आते हैं, बस ये आपकी हदें हैं। आप ज़रा इससे बाहर निकलें, टेलीस्कोप उठाएं बड़ी सी, और उस टेलीस्कोप उठा के आप देखें दूर दूर से, फिर आपको पता लगेगा सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, यही सन नहीं है, सिर्फ यही ज़मीन और चाँद नहीं है, बल्कि और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपको अपनी आँख से भी नज़र आते हैं और टेलीस्कोप से, दूरबीन से भी नज़र आते हैं। उससे बाहर निकलते हैं आप तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ज़मीन से बाहर चलें। ज़मीन से रह के टेलीस्कोप इतना अच्छा नज़ारा नहीं दे रही, तो आप ज़मीन से बाहर निकलते हैं। आपने एक टेलीस्कोप आसमान में भी छोड़ दी, ठीक है, हबल टेलीस्कोप, वो बहुत दूर 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 तक की तस्वीरें आपको दे रही है। तो उससे आपको पता लगता है कि ये कायनात सिर्फ एक सूरज नहीं है, और भी सूरज हैं भाई। सूरज सूरज सूरज, इतने सारे सूरज हैं, इतने सारे स्टार हैं, और पता नहीं क्या कुछ इस कायनात के अंदर भरा हुआ है, और इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। तो इस पूरी कायनात के अंदर एक चीज़ जो हर जगह मौजूद है, और दूसरी चीज़ जो हर जगह मौजूद नहीं है, वो क्या है उसको ज़रा समझ लीजिए। मैटर जो है वो हर जगह मौजूद नहीं है। मैटर जो है वो हर जगह मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर ये सन है, और ये आपकी अर्थ है, और ये आपका मून है। ये आपकी, ये मून आ गया, ये आपकी अर्थ का, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। मतलब जहाँ तक एयर मौजूद है, आप आसमान पे चले जाएं, जाते रहें, एक हद आएगी, एयर ख़त्म होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, फाइनली एक इनविजिबल स्पॉट ऐसा आएगा जहाँ पर एयर है ही नहीं। उससे बाहर निकलें आप, उससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर।
ठीक है, ये आपकी एयर की हद है आखिरी, ये हद, ये आपकी अर्थ है और ये आपकी एयर है जिसमें मैं भी अभी खड़ा हूँ और आप भी मुझे सुन रहे हैं। हम सब इसी एयर वाले ब्लैंकेट के अंदर ही हैं जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इससे बाहर निकलते हैं अगर हम तो यहाँ आ जाते हैं, इसको स्पेस कहते हैं, ये स्पेस है। तो स्पेस को उर्दू में खला कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर स्पेस का मतलब नथिंग। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप क्योंकि 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपके लिए इतना इनफ है जानना। तो सन से लेके अर्थ और इसके दरमियान का जितना स्पेस कहलाता है, स्पेस उस जगह को कहते हैं जहाँ नथिंग जो खाली है, एम्प्टी है। नथिंग जहाँ कुछ भी नहीं है, वो खाली है, एम्प्टी है, ये सारा स्पेस, ये समझ आ रही है बात। यहाँ पर इस स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं है, तो याद रखें इस स्पेस के अंदर कुछ भी, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ एयर भी नहीं है जी, एयर भी नहीं है। आप ज़मीन से ऊपर जब जाएंगे एक हद तक आपको एयर मिलेगी, वही हद आपका एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर स्पेस आ गया, वहाँ कुछ भी नहीं है। एयर भी मैटर है, एयर भी मैटर है, अर्थ भी मैटर है, ये मून जो है ये भी मैटर है, ये सन जो है ये भी मैटर है। स्पेस खाली जगह है जहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब मैटर नहीं है, नो मैटर। मैटर किस चीज़ को कहते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैटर क्या है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें जिसका मास हो और जिसने कुछ स्पेस कवर किया हो, स्पेस कवर किया हो। ये सारी डिटेल्स मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ सबके पास है, मेरे पास भी है, मेरा भी मास है, मैंने भी स्पेस कवर किया हुआ, इस बोर्ड ने भी, आपने भी, इस एयर ने भी जी, इस एयर ने भी स्पेस कवर किया हुआ और इसका भी मास है। तो बहरहाल एक बात तो तय हो गई, हमारी इस यूनिवर्स के अंदर जहाँ सूरज, चांद, सितारे, सैयारे मौजूद हैं और ये सब क्या हैं, ये मैटर हैं। ध्यान से सुने, हमारी इस यूनिवर्स में सूरज, चांद, सितारे, लाखों करोड़ों सन, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, पता नहीं क्या कुछ है, ये सब मैटर है। क्यों? क्योंकि सबका मास है और सबने स्पेस कवर किया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो है, जिसको चीज़ कहना मुनासिब नहीं है, वो क्या है, वो है स्पेस, खला। समझ आ गई बात? जहाँ कुछ नहीं है, मतलब जहाँ मैटर नहीं है, तो वहाँ क्या है, वहाँ ये है एनर्जी, वहाँ एनर्जी है। तो ये जो स्पेस है इसके अंदर मैटर तो नहीं है लेकिन एनर्जी मौजूद है। ठीक है, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी, अब ये इतना आसान नहीं है कॉन्सेप्ट समझना, पहले क्लियर कर दूँ, इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हर जगह मौजूद है, हमारी ज़मीन, सूरज, चांद, सितारों, सैयारों, जहाँ जहाँ मैटर है वहाँ एनर्जी मौजूद है, और जहाँ मैटर नहीं है वहाँ भी एनर्जी मौजूद है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको बोलने खड़ा हुआ तो घंटों बीत जाएंगे, इसलिए इसको मैं अभी यहीं तक रखूँगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखें कि एनर्जी हर जगह मौजूद है, जहाँ मैटर नहीं है वहाँ पर भी एनर्जी मौजूद है। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, मुख्तसर कर लूँ बात को, नहीं तो बड़ी तवील हो जाएगी। अब इसको मिटाता हूँ। तो एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। तो काम करने की सलाहियत, तो वर्क क्या है, इसको हम पिछली वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। वर्क क्या है, जब फोर्स अप्लाई होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, फोर्स अप्लाई होती है तो वो बॉडी क्या करती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन हुआ, काम हो गया है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है W=FD। अब ज़रा ध्यान लगा कि इस वर्क का और इस एनर्जी का ताल्लुक ज़रा समझें। एनर्जी की डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। ये सलाहियत होगी किसके पास, ये कैपेसिटी होगी किसके पास,
ये कैपेसिटी या सलाहियत या गुंजाइश जो है ये किसके पास होगी? मैटर के पास होगी। मैटर के पास होगी। किसके पास होगी? मैटर के पास। दो मैटर आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखता हूँ। एक मैटर आप खुद हैं, दूसरा मैटर ये बॉक्स है ना? आपका भी मास है, आपने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आप भी मैटर हैं। और ये बॉक्स जो है आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, ये भी क्या है? ये मैटर है, क्योंकि इस बॉक्स का भी मास है और इसने भी कुछ स्पेस जो है ये कवर कर रखा है, तो ये भी मैटर। आप भी मैटर, ये भी मैटर। अब ध्यान लगाइएगा ज़रा। आप इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर आप फोर्स लगाते हैं बॉक्स पे, और इस बॉक्स को यहाँ ले आते हैं, इस बॉक्स को आप यहाँ ले आते हैं। आपने फोर्स लगाई? बिल्कुल लगाई। क्या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन हो गया ना? वर्क डन हो गया। बिल्कुल सर, वर्क डन हो गया। अब वर्क डन जब हो गया तो वो बात क्या कर रहा है? एनर्जी का बोल रहा है कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर ही नहीं सकते अगर आपके पास एनर्जी ना हो तो। वेरी सिंपल, आप काम कर ही नहीं सकते इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपके पास एनर्जी ना हो। तो आपके पास एनर्जी होना ज़रूरी है। एनर्जी होगी तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। क्लियर है ये बात? तो ये ताल्लुक है एनर्जी का और वर्क का। ये एक ताल्लुक बताया, अभी दूसरा ताल्लुक बताता हूँ। साइंस की दुनिया में सब चीज़ों को हम मेजर करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं। किस चीज़ की? मास की भी मेजरमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की भी मेजरमेंट करते हैं, टाइम की भी करते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, सबकी मेजरमेंट होती है। और जब मेजरमेंट होती है तो यूनिट भी होता है। मास के बहुत सारे यूनिट हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। डिस्टेंस के भी बहुत सारे हैं, किलोमीटर, मीटर, फुट। और टाइम के भी बहुत सारे यूनिट मौजूद है। तो यूनिट मौजूद हैं, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आप इनको मेजर कर सकते हैं। वर्क डन को भी आप मेजर कर सकते हैं ना, वर्क डन। क्यों? क्योंकि जब फोर्स का आपके पास यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास यूनिट है मीटर, तो इसका मतलब आपके पास वर्क का भी यूनिट है न्यूटन मीटर। एक और यूनिट है वर्क का जिसको हम कहते हैं जूल, ये भी है। वर्क डन कितना हुआ आप बता सकते हैं, 10 जूल, 20 जूल, 15 जूल। और आप ये बता सकते हैं वर्क डन कितना हुआ, 20 न्यूटन मीटर, 30 न्यूटन मीटर। इसमें भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं ये यूनिट। लेकिन जब एनर्जी की बात आएगी तो एनर्जी को आप नहीं बता सकते इतनी आसानी से। हालांकि की बात बताता हूँ, एनर्जी को इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना, मेजर करना। एनर्जी को इतना आसान नहीं है। किसी बॉडी के पास, ध्यान लगाइएगा, किसी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, जैसे आपने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके फोर्स अप्लाई की और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, यानी कि वर्क डन किया, तो आपके पास कितनी एनर्जी है ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, जितना वर्क डन करेंगे आप, उस वर्क डन से पता लग जाएगा कि आपने कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। कितनी एनर्जी का आपने इस्तेमाल किया और इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ आप लेकर आए। डायरेक्टली आप एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, आप वर्क डन को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी और वर्क डन इक्वल है। क्या कहा मैंने? एनर्जी और वर्क डन क्या है? दोनों इक्वल है। एग्जैक्टली। समझ आई बात? अगर समझ में नहीं आई तब भी फिलहाल कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जहन नशीन करें, नोट करते जाएं, आगे जाके आपको जो चीज़ें डिस्टर्ब करनी है वो समझ में आने लगेंगी। मैंने क्या कहा कि वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम, एक ही चीज़ के दो नाम है। वजह क्या है? क्योंकि आपके पास कितनी एनर्जी है
जिसको आपने यूटिलाइज़ किया और इस बॉक्स को यहाँ से आप यहाँ लेके आ गए, तो आपके पास कितनी एनर्जी है ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं अभी नहीं तो, लेकिन आपने कितनी एनर्जी को यूज़ किया है, आपने सारी एनर्जी थोड़ी ना यूज़ हो गई आपकी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी को आपने कंज्यूम किया है, कितनी एनर्जी को आपने यूज़ किया है, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, आपने कितना वर्क डन किया है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितना आपने वर्क डन किया है उतनी ही असल में आपने एनर्जी कंज्यूम की है। जितना आपने वर्क डन किया है उतनी ही आपने एनर्जी कंज्यूम की है। तो इसीलिए वर्क डन बराबर है एनर्जी के। अब वर्क डन का यूनिट जब हमारे पास जो भी है जूल, तो एनर्जी का यूनिट भी क्या है हमारे पास, जूल। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। कनेक्शन बन गया, कुछ ना कुछ बन गया सर। चलें ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी, और सारी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे कि हमारे पास दुनिया में बहुत सारी करेंसीज हैं, डॉलर है, येन है, पाउंड है, रूबल है, शिकक है, ठीक है ना, येन है, रुपी है, बहुत सारे हमारे पास करेंसीज हैं, आपस में कन्वर्टेबल हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको चेंज कर सकते हैं। रुपी को डॉलर में चेंज कर सकते हैं, डॉलर को रुपी में कर सकते हैं, डॉलर को पाउंड में कर सकते हैं, पाउंड को उसमें कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी, लेकिन इन सब में दो बुनियादी फॉर्म्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, बात तवील हो जाएगी। इसका अगला टॉपिक जो आ रहा है ना हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास ये आ रहा, कौन सा आ रहा है, ये आपके पेज नंबर ये रहा, पेज नंबर 126 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 126 और 127 पे हम तब इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं एनर्जी की, ये दो बुनियादी फॉर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही क्या है, हरकत, मूवमेंट, मोशन, हरकत। यहाँ मैंने मोशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसमें और मूवमेंट में थोड़ा सा फर्क है। बहरहाल मूवमेंट या हरकत, काइनेटिक। अब यहाँ पर इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को उर्दू में कहा जाता है हर की तवानाई। कोई भी बॉडी, एनी बॉडी is moving simply means kinetic energy is involved now। जब इस एनर्जी का ताल्लुक बॉडीज़ की हरकत से है तो बड़ा आसान है इसको पहचानना। कोई भी बॉडी हरकत कर रही है, आप समझ जाइए, आपसे पूछा जाए एनर्जी की कौन सी फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैं अपना हाथ को हरकत दे रहा हूँ, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी है। मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस कायनात के अंदर सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे सब जो हरकत कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर जो चीज़ें हरकत कर रही हैं, गाड़ियाँ हरकत कर रही हैं, हवा हरकत कर रही है, कोई भी चीज़ हरकत कर रही है, ये बात याद रखें। तो उसके पीछे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी याद रहे, मैंने करेंसी की मिसाल दी थी, ये आखिरी बात करके हम डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं। मैंने करेंसी की मिसाल दी थी, आप करेंसी को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को भी दूसरी फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। और हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पहले कोई दूसरी फॉर्म हो एनर्जी की, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पहले हीट एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पहले साउंड एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, बहुत सारी फॉर्म्स है एनर्जी की। समझ में आ गई बात? लेकिन एक बात तय है कि जब बॉडी हरकत करेगी
उस वक्त जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो ये होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कोई दूसरी फॉर्म है, आप यहाँ खड़े हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, हरकत नहीं कर रहे, आपकी बॉडी के अंदर कोई दूसरी फॉर्म है एनर्जी की और आप हरकत करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आपकी बॉडी खुद ब खुद उस मौजूदा एनर्जी को पहले क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि आप हरकत करना चाहते हैं, हरकत करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। तो आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है वो क्या होगी? पहले कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप हरकत करना चाहते हैं। हरकत के लिए एनर्जी की ये फॉर्म चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई बात? जैसे आप पाकिस्तान से अमेरिका चले जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको शॉपिंग करने के लिए अपनी करेंसी को, अपनी रुपीज़ को, अपने पैसों को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर डॉलर्स चलते हैं, रुपीज़ नहीं चलेंगे। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेरिवेशन मैं टू द पॉइंट पहले टारगेट लिख देने का कायल हूँ। डेरिवेशन का मतलब क्या है? डेरिवेशन वर्ड डिराइव से निकला है। आसान लफ्ज़ों में इक्वेशन या फॉर्मूले का बनाना, आसान लफ्ज़ों में इक्वेशन या फॉर्मूले का बनाना। हम ये फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। हम ये इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें है क्या क्या चीज़ें, आप पहले इसको देखिए। काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, 1/2 है इसके अंदर, मास है इसके अंदर, वेलोसिटी है इसके अंदर। आप चाय बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? दूध लाएंगे, चीनी लाएंगे, पत्ती लाएंगे, पानी लाएंगे, आग लाएंगे। ये 5 चीज़ें चाहिए ना, चीनी, पत्ती, दूध और पानी और फायर, आग। ये फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लानी पड़ेंगी? काइनेटिक एनर्जी लानी पड़ेगी, 1/2 लाना पड़ेगा, मास लाना पड़ेगा और वेलोसिटी लाना पड़ेगी, और उसके ऊपर ये स्क्वायर लाना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा? ये 3 चीज़ों से आएगा। ठीक है, कौन कौन से फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं इसको बनाने के लिए? फार्मूलाज इन्वॉल्व 3 है, मैं आपको बता देता। एक तो वर्क का फार्मूला है, W = FD। दूसरा फार्मूला जो है फोर्स का है हमारे पास, F = ma। और तीसरा जो फार्मूला है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, VF² - VI² = 2AS। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 2AS = VF² - VI²। चलें, मैंने इस तरह से लिख दिया। ये 3 इक्वेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, 3 इक्वेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं इक्वेशंस के साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तब जाके हमें ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा करेंगे क्या? इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, W = FD इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर F = ma इसको भी नहीं छेड़ेंगे। हम छेड़छाड़ करेंगे इसके साथ, कुछ सपोजिशंस को लेके। कैसे? मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में है। ये एक बॉडी है, ये रेस्ट पोजीशन में। अब इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक हरकत की ना, इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक वर्क डन किया, काम किया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन में थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। अब जब इसने हरकत की यहाँ से यहाँ, ये बॉडी आई है, तो यकीनन इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी v है, और इसने यकीनन कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2AS = VF² - VI²। 2AS ये तो सही है, VF² इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? V आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस VI² की क्या वैल्यू है? 0 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो V² और ये माइनस का 0 है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपके पास ये शक्ल बच जाएगी। आपके पास क्या शक्ल बच जाएगी? ये बच जाएगी।
इसमें थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलें, एस को यहीं छोड़ दें, 2 और ए को वहाँ ले जाएं, 2 और ए यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, 2 और ए, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। एस को यहाँ पर हम, एस डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डी भी डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप इसको डी में लिख लें, डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, बस यहीं तक का काम था, ये आपकी इक्वेशन होगी, बस यहीं तक का काम था, ठीक है। इसको मिटा दूँ, स्पेस बन जाए ताकि, तो डी आपके किसके बराबर हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2a के। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, पुट वैल्यूज इन w इज इक्वल टू एफ डी। एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ एम ए के बराबर है, तो w इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम ए, एफ डी से मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो एफ एम ए के बराबर है, तो एम ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के बराबर, लेकिन डी यहाँ पे किसके बराबर है, वी स्क्वायर अपॉन 2a के, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। समझ आ रही है बात, एफ की जगह पर क्या आ गया, एम ए, और डी की जगह पर क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर ए और ए नज़र आ रहा है, ये कट जाएगा, ये कट गया, अब आपके पास बचा w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ये w क्या है, वर्क डन है, तो वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के। बॉडी ने हरकत की, बिल्कुल की, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो w की जगह पर के ई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कौन रोकेगा आपको। w की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, के ई, ये लिख दिया, के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। कुछ शक्ल बन रही है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, शक्ल बन रही है कुछ, हाँ सर काफ़ी हद तक तो बन गई, ऊपर 1 नहीं है बस, तो 1 नहीं है तो भाई 1 निकाल लेते हैं, कोई मसला थोड़ी। ये देखें के ई बराबर है 1/2 एम वी स्क्वायर, बस बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 सर, ये 1 कहाँ से लेके आ गए आप, भाई ये मैथमेटिक्स के ट्रिक्स हैं, आपकी मैथ्स इतनी तो मजबूत होनी चाहिए यार, आपकी मैथ्स इतनी तो मजबूत होनी चाहिए कि इसको 1/2 को हम एम वी स्क्वायर, 1/2 और एम वी स्क्वायर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, तो जब आप इसको एम वी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2। तो मैथमेटिक्स में एक चीज़ बड़े कमाल की है, आप कुछ करना चाहते हैं आप कर दीजिए, बस उसको रिवर्स करके चेक कर लें, आपको श्योर होना है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, रिवर्स करके उसको बैक करके दोबारा चेक करें कि आपको पुरानी चीज़, ओरिजिनल चीज़ मिलती है या नहीं मिलती। ओरिजिनल चीज़ है के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और अभी जो आपने बनाया 1/2 एम वी स्क्वायर, तो मैं इसको देखें 1/2 मैंने क्या मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई होगा एम वी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2, बन गया दोबारा वही, टेंशन दूर हो गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन हो चुकी, अगला जो है पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी एक टाइप को देखेंगे क्योंकि दूसरी आपकी रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन भाई ध्यान लगाइए, इसको भी कर लीजिएगा, वक्त मिला तो इसको करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे अगली वीडियो में। और उसके बाद प्रॉब्लम्स करके इस चैप्टर को अल्लाह हाफिज़ करके हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाएंगे, सबसे मुश्किल चैप्टर, लेकिन बड़ा मज़ेदार चैप्टर, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।